एपिसोड 192। फिर से चोरी। यह एक खाली कमरा था। कमरे में 2 खिड़की थी जो दीवार से ऊंची सतह पर बनाई गई थी। इसी कमरे के बीचों बीच लारा बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पैर बंधे थे, जले शरीर पर जख्म के निशान थे। उसके चेहरे को देखते हुए देविक की आंखें फड़फड़ाई। वैसे तो उसने लारा के बारे में सब कुछ जानता था, मगर उसने आज पहली बार उसे सामने से देखा था। लारा के जले शरीर पर नजर दौड़ाते हुए देविक ने अपने साथ आए आदमी, जिसका नाम जीत था और यह कई सालों से सिंघानियास पर नजर रखे हुए था, उसने पूछा, क्या उसके शरीर पर भी ऐसे ही जख्म के निशान थे? इंडिया आने के बाद देविक ने अनन्या को नहीं देखा था। करीब 5 साल पहले उसने अनन्या को देखा था। उसके बाद जीत ने उसे अधीरा और अनन्या की हजारों तस्वीर भेजी, मगर उसने हर तस्वीर को बिना देखे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके से देविक का मतलब अनन्या से था। जीत ने जवाब दिया, समय से ट्रीटमेंट हो जाने से उनके शरीर पर गहरे जख्म नहीं हुए, मगर आज भी उनके हाथों और चेहरे पर हल्के दाग देखे जा सकते हैं। देविक ने रिएक्ट नहीं किया। उसकी नजरें लारा के चेहरे पर टिकी हुई थी। वो उसे मारने के बारे में सोच रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद देविक ने डेविल स्माइल के साथ कहा, इसे मौत देने से पहले एक बार फिर इसे वही ड्रग्स दो। मैं इसे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। देविक की बात सुनकर जीत ने ऐसे सर हिलाया जैसे यह सब करना उसके लिए रोज का काम हो। पर क्या उसे दोबारा ड्रग्स देना टाइम बर्बाद करना नहीं था? वो लड़की बहुत खतरनाक थी। अगर इस बार वो बचने में कामयाब हुई तो वो एक बड़ा खतरा साबित हो सकती थी। जीत यह सब मन में सोच सकता था। देविक को सलाह देने की हिम्मत उसमें नहीं थी। देविक के पीछे आते हुए उसने डर और हिचकिचाहट भरे मन से कहा, बॉस, क्या आप उनसे मिलना नहीं चाहेंगे? अनन्या आपके बारे में नहीं जानती, पर अर्जुन और अधीरा, उन्हें जब से पता चला है उनका एक बड़ा भाई है, उन्होंने आपको ढूंढना शुरू कर दिया है। क्या आप उनसे बिना मिले लौट जाएंगे? देविक ने ख्यालों में डूबे हुए जीत की बात सुनी। सिगरेट जलाते हुए सोफे पर बैठ गया। सिगरेट के कस लेते हुए उसने जीत से कहा, वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है? क्या उसे लगता है मैं उसका भाई हूँ? जीत को समझने में देर नहीं लगी। देविक अर्जुन के बारे में पूछ रहा है। देखा जाए तो उसका सवाल इतना अटपटा भी नहीं था। अर्जुन को ना तो संगीता ने जन्म दिया था, ना ही वो देविक के पिता की संतान था। वो तो उसके माँ के दूसरे पति का बेटा था। देविक के सवाल से पता चल रहा था वो नहीं चाहता अर्जुन उसे तलाश करे। जीत इस बारे में सोच सकता था। देविक के पारिवारिक रिश्ते इस कदर उलझे हुए थे जिसे समझ पाना और समझा पाना दोनों ही कठिन था। देविक से सिगरेट बुझाई और वहां से जाते हुए कहा, जितना जल्दी हो सके उस औरत को ड्रग्स दो। यहाँ से जाने से पहले मैं उसे तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। देविक के जाने के बाद जीत ने एक गहरी सांस छोड़ी। देविक के गंभीर एक्सप्रेशन से उसे अंदर से डरा दिया था, मगर इस बार देविक ने परिवार की बात करते हुए हर बार की तरह गुस्से में नहीं था। तभी बाहर से प्रणव जल्दबाजी में अंदर आते हुए बोला, तुम मुन्ना से कभी मिले हो? तुम अचानक से मुन्ना के बारे में क्यों पूछ रही हो? जीत ने प्रणव से पूछा। जल्दी में भागकर आने की वजह से प्रणव पसीने से भीगा हुआ था। उसने कहा, क्योंकि वो अरशद का करीबी है। जब से उसे पता चला है बॉस जिस अरशद से भाग रहे थे, असल में वो उनका जीजा निकला, और उसकी पत्नी, जिसे मैंने न जाने कितनी बार बॉस के सामने बेवकूफ़, बेअकल, पागल कहा था, वो बॉस की बहन है। उस वक्त मैं अंदर से डर से कांपने लगा था। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैंने उस लड़की को किडनैप नहीं किया, वरना बॉस तो मेरी जान ही ले लेते। प्रणव की बातें सुनकर जीत ने हैरानी से उसे देखते हुए पूछा, क्या तुम उसे किडनैप करने वाले थे? जीत ने सिर हिलाया और अपनी परेशानी बताते हुए कहा, मुन्ना को पता चल गया है लारा यहाँ है। उसे यहाँ आने से रोकने से पहले मैं जानना चाहता हूँ, कहीं वो भी बॉस का कोई रिश्तेदार तो नहीं? मुन्ना अरशद का करीबी है और बॉस की बहन उसे अपना भाई मानती है। वो एक सन की खोपड़ी का इंसान है, उससे शांति से डील नहीं हो सकती। मुझे बताओ, बॉस के मन में उसकी इमेज कैसी है? दूसरी तरफ अरशद अनन्या को इधर से उधर भागते देख रहा था। डॉक्टर ने अरशद के लिए 3 दवाइयाँ लिखी थी। हर गोली 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ खानी थी। अनन्या कभी अरशद के लिए पानी गर्म करके लाती, तो कभी गीला तौलिया उसका मुंह पोंछने के लिए, तो कभी उसका टेम्परेचर चेक करती। वो खाना भी रूम में ले आई। उसने अरशद को बेड से हिलने तक नहीं दिया और इसी तरह वो नींद में चला गया।
अनन्या उसके पास बैठ गई और हल्के हाथों से उसके सर को मसाज देने लगी। इधर निया एक बार फिर अनन्या की गैर मौजूदगी में उसकी डिजाइन चुराने में कामयाब हो गई थी और इस बार उसने एक नहीं बल्कि पूरी डिजाइन नोटबुक को चुरा लिया था। पन्ने पलटते हुए उसकी आंखों में चमक थी। वो लड़की इतनी खूबसूरत डिजाइन कैसे बना लेती है? यह सारी डिजाइन, यह सब अब मेरे है। इन डिजाइन के दम पर मैं ना सिर्फ एसके ग्रुप की परमानेंट एम्प्लॉय बन जाऊंगी, साथ ही मैं निशांत के करीब भी जा सकती हूँ। निया ने बेहिसाब खुशी के साथ डिजाइन्स को हक कर लिया और निशांत के बारे में सोचने लगी। निशांत ने जो समय उसे दिया था उसे पूरा होने में बस एक हफ्ता बचा था। पायल दूर से निया को खुश होते हुए देख रही थी। उसने निया को अरशद के रूम से आते हुए देखा था और उसी वक्त समझ गई थी निया ने एक बार फिर अनन्या की डिजाइन चोरी कर ली है। मगर इस बार उसने निया को नहीं रोका। मुझे माफ करना निया, लेकिन इस बार मैं तुझे नहीं रोकूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तू मेरी बात नहीं सुनेगी और वही करेगी जो करना चाहती है। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहती हूँ प्रत्युष भाई की बातें सच है या नहीं। अगर हाँ तो निया, इस बार तो एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। पायल ने अपने मन को समझाया और मन ही मन निया से माफी मांगी। वो चाहकर भी प्रत्युष की वार्निंग को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। वो भी तब जब अरशद ने सिर्फ अनन्या के लिए परिवार के कारोबार को तबाह कर दिया था। पायल अपने कमरे में लौट गई।